नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम गुजारिश। अंधेरे को चीरती ट्रेन बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर भागी जा रही थी। मेरे कंपार्टमेंट के सभी यात्री सो गए थे, बस एक मेरी ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह सुबह आए हरीश के फोन ने मन में अजीब सी हलचल मचा रखी थी, जिससे मेरी समग्र चेतना एकाएक हो हरीश के आसपास ही विचरण कर रही थी। मैं हरीश के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। बचपन से ही हम साथ खेल कूद कर पढ़कर बड़े हुए थे। बड़े होने पर नौकरी भी हमें एक ही बैंक में मिली। शायद यही कारण था कि हम इतने घनिष्ठ हो गए थे कि एक दूसरे से कोई बात कभी नहीं छुपाते थे। अगर कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आती, हम दोनों मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। हमारी शादी के लिए दुल्हन की तलाश भी एक साथ ही शुरू हुई, लेकिन हरीश की शादी मुझसे पहले हुई। हरीश की पत्नी निशा भाभी बेहद सुंदर, नाजुक, नेक और काफ़ी सुलझे विचारों वाली थी। घर के कामकाज में काफ़ी निपुण थी। जल्द ही उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी। घर में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो निशा भाभी के नाम की ही गुहार लगाते। मेहमानों की खातिरदारी में भी वह कभी पीछे नहीं रहती। अक्सर शाम को मैं उनके घर पहुंच जाता। वह कुछ न कुछ खास डिश बनाकर मुझे ज़रूर खिलाती, साथ ही अपनी चटपटी बातों से सबको हंसाती रहती। उनकी यही खनकती हंसी उस घर की जीवंतता को प्रदान करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुनंदा जमशेदपुर के एक स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए मैंने भी अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लिया। जब भी मैं पटना आता, हरीश और निशा भाभी से मिलने जरूर आता। शादी के मात्र 3 बरस बाद ही मुझे लगने लगा था कि निशा भाभी काफ़ी तनावग्रस्त रहने लगी थी, जिसके कारण उनकी सुंदरता भी अपनी ताजगी खोने लगी थी। कामकाज में भी पहले की तरह ऊर्जावान नजर नहीं आती थी। भरे पूरे परिवार में रहने के बावजूद बिल्कुल शांत, गंभीर और अकेली लगती। जो लोग कभी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं लोगों की व्यंग्यात्मक बोलियां और निगाहें उन्हें आहत करती रहती थी। उनके व्यक्तित्व की इतनी विपन्नता का कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा था। मेरी निगाहों के सवाल पढ़ने में हरीश को देर नहीं लगी थी। एक दिन मौका मिलते ही वह निशा भाभी की उदासी का कारण बताने लगा था। निशा के मां बनने में काफ़ी अड़चनें हैं। उसके दोनों फेलोपियन ट्यूब जाम है। 2 बार माइक्रो सर्जरी भी हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे मां बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर फिर भी वह मां नहीं बन सकती है तो अंतिम उपाय टेस्ट ट्यूब बेबी है। मेरी माँ है कि उन्हें सब्र ही नहीं है, कुछ न कुछ बोलती रहती है। तू चिंता क्यों करता है? विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। आश्वासन तो मैं दे आया था, पर कहीं न कहीं मेरे मन में भी कुछ खटक रहा था। देखते देखते हरीश की शादी को पूरे 8 वर्ष गुजर गए, पर निशा भाभी की गोद सुनी रह गई। इस दौरान मेरा ट्रांसफ़र भी जमशेदपुर से बाहर हो गया, जिससे बहुत दिनों तक पटना जा ही नहीं सक पाया। जब अपनी भतीजी की शादी में पटना जाने का मौका मिला तो दूसरे ही दिन मैं हरीश से मिलने उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मुझे लगा जैसे यहाँ सब कुछ बदल गया है। पहले वाली रौनक ही नहीं है। पूरा परिवार शाम के समय बाहर बरामदे में ही बैठा था। पहली बार वहां ठंडे ढंग में मेरा औपचारिक स्वागत हुआ। हरीश के बुलाने पर थोड़ी देर में निशा भाभी भी वहां आकर बैठ गई। कांतिहीन कृष्णाकाय निशा भाभी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर में ही वह उठते हुए बोली, मैं चाय बनाती हूँ। इतने में ही उनकी बड़ी ननद सीमा दी तुरंत अपने नौकर शंकर को बुलाकर चाय नाश्ता बनाने की हिदायत दे दी। ठिठक कर भाभी रुक गई और चुपचाप वहीं बैठ गई। जल्द ही शंकर सबके लिए चाय ले आया। सिर्फ निशा भाभी को चाय नहीं मिली। जब मैंने उसे 1 कप चाय और लाने के लिए कहा तो वह सहमी सी निगाह हरीश की माँ और दीदी पर डालता हुआ वापस किचन में चला गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद भी जब शंकर निशा भाभी के लिए चाय नहीं लाया तो न जाने क्यों मेरा मन खीन हो गया और मैं चाय का अधूरा प्याला वहीं छोड़कर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ हरीश भी टहलता हुआ सड़क तक आ गया। मुझे लगा उसके अंदर कुछ अनकही बातों का मंथन चल रहा था, जिसे वे अपनी खिसियानी हंसी में दबाने की कोशिश करते हुए बोल रहा था, यार केशव, मैं अजीब से दोराहे पर खड़ा हूँ। माँ ने मेरी शादी बड़ी भाभी की विधवा बहन नेहा से तय कर दी है।
मैं सरकारी नौकरी करता हूँ तो तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने पर आफत में फंस सकता हूँ। निशा मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार उसे समझाता रहा हूँ कि तलाक सिर्फ कागज पर होगा। निशा के सारे अधिकार वैसे ही वैसे रहेंगे जो एक पत्नी के होते हैं, लेकिन वह किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं है। ये तू कैसी बातें कर रहा है यार? हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाला तू आज अपनी पत्नी के साथ ही इतनी बड़ी अन्याय करने जा रहा है। मैं भी क्या करूं? निशा का इलाज करवाते करवाते धन और शक्ति दोनों चूक गए हैं। बच्चे के लिए अब ज़्यादा इंतजार करूंगा तो उनका भविष्य संवारने में परेशानी आएगी। बच्चे गोद भी तो लिए जा सकते हैं। माँ बच्चा गोद लेने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि मेरा एक ही बेटा है, मैं अपने वंश को डूबने नहीं दूंगी। निशा किसी भी शर्त पर ना तलाक देने को तैयार है, ना ही घर छोड़ने को। इसी वजह से उसके पूरे परिवार से सामंजस्य ही बिगड़ गया है। घर के लोगों के लिए उसका घर में होना या ना होना कोई मायने ही नहीं रखता। वे उसे बुरी तरह अपमानित भी करते हैं कि वह अपना घर छोड़कर चली जाए, पर वह भी हार मानने में से नहीं है। उसका यूं अपमान मुझे भी कम आहत नहीं करता है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे बार बार समझाता हूं कि आपसी सहमति से तलाक के लिए हस्ताक्षर कर दो। हमारा रिश्ता कागजी खानापूर्ति का मोहताज नहीं है, पर उसे ना मेरे प्यार पर भरोसा है, ना ही हमारे रिश्ते पर। खींचकर कभी कभी मैं भी उसे अपमानित कर बैठता हूँ। एक बात कहूँ हरीश, रिश्ते तो प्यार से बंधे होते हैं, जिसे हम ही बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं। उसे आधा अधूरा बनाने वाले ही हम ही होते हैं। फिर रिश्तों से शिकायत कैसी? किसी रिश्तों का आकलन निशा भाभी की तरफ से भी कर लिया करो। एक औरत चाहे अपने सारे रिश्ते तोड़ दे, पर अपने पति के साथ बंधे रिश्ते को मरते दम तक निभाने की कोशिश करती रहती है। अगर निशा भाभी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तू विरोध जताना स्वाभाविक है। एक बार खुले दिमाग से सारी परिस्थिति को सोच। अपनी शादी के वचनों को याद कर, जिसका मतलब ही होता है कि जब वह एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसका साथ देगा। फिर तू कैसे अपने वचनों से मुकर सकता है? मेरे फैसले को चाहे तू जो नाम दे, मुझे स्वार्थी समझ, पर मुझे भी माँ की बातों में दम लगता है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक बच्चा तो होना ही चाहिए। अगर निशा तलाक नहीं देगी तो उस पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाकर भी तलाक प्राप्त करूंगा। अगर तू उसे समझा सकता है तो समझा कि वह अपनी जिद छोड़ दे। इससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसकी बातों से मैं अचंभित था। वास्तव में जब तक आदमी के मन में स्वार्थ नहीं आता तब तक उसकी आत्मा उसके कर्मों पर नियंत्रण रहता है। जैसे जैसे उसकी आंखों पर बच्चे के मोह की पट्टी बनती जा रही थी, वैसे वैसे उसका पतन भी होता जा रहा था। मैं हाथ जोड़ते हुए उसे बोला, तू मुझे माफ़ कर, मुझसे यह काम नहीं होगा। पटना से वापस आए 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन हरीश के कृत्य से आहत मैंने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया। उसका भी कोई फ़ोन नहीं आया। आज सुबह सुबह अचानक हरीश का फ़ोन आया। केशव, एक खुशखबरी है। ईश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया है। निशा माँ बनने वाली है। बधाई हो। ईश्वर ने दूसरी शादी के पाप से तुझे बचा लिया। वो तो ठीक है, पर दूसरी समस्या आ गई है। बोल बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी जान भी हाजिर है। क्या बताऊं, कई वर्षों से बेचारी बनी तुम्हारी निशा भाभी अब पूरी आरी बन गई है। जब अब सब कुछ ठीक हो गया है तो जिद किए बैठी है कि वह अब मुझे तलाक देकर ही दम लेगी। पहले मैंने इसे मजाक समझा था, लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए अपना सारा सामान समेट मायके चली गई। इतना ही नहीं, उसने वकील के साथ कोर्ट में जाकर अपने ऊपर लगाए गए सारे चरित्रहीनता के आरोप को स्वीकार कर केस को नया मोड़ दे दिया। उसका यही रवैया रहा तो हम दोनों का तलाक निश्चित है। मैं किसी तरह केस को डेट बढ़वा रहा हूँ। तू जल्दी से आकर अपनी भाभी को समझा। और मैं बिना देर किए पटना के लिए चल पड़ा था। पटना पहुंचते ही मैं सबसे पहले निशा भाभी से मिलने उनके मायके जा पहुंचा। मुझे देखते ही एक व्यंग्यात्मक हंसी उनके होठों पर छा गई। थोड़ी सी औपचारिक बातों के बाद अपने स्वभाव के विपरीत मौका मिलते ही मुझे अपने शब्दों के बानों से भेदने लगी। तो तुम अपने सारे काम छोड़कर मुझे समझाने आ ही गए। निश्चित रूप से हरीश ने हम दोनों के तलाक को रोकने के लिए तुम्हें भेजा होगा। हरीश के कहने पर तुम यहाँ तक दौड़े चले आए, पर तुम तब कहाँ थे जब इसी तलाक के कारण घोर मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलती मैं घायल पंछी की व्यथित और व्याकुल अकथनीय मानसिक पीड़ा का सामना कर रही थी। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ आप दोनों की भलाई चाहता हूँ। पहले भी मैंने हरीश के गलत फैसलों का विरोध किया था, आज भी आपके फैसलों के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो यह सोचकर अचंभित हूँ, जब हरीश ने आपसे तलाक का फैसला लिया था
तब आपने डाइवोर्स पेपर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। अपने ऊपर लगाए सारे झूठे आरोपों का डटकर अकेले ही मुकाबला किया था और तलाक नहीं देने का अडिग थी। आज जब ईश्वर ने पूरी परिस्थिति को आपके अनुकूल कर दिया, पति और घर वाले आपको हाथों हाथ लेने को तैयार बैठे हैं, फिर आपका यह विपरीत फैसला क्यों? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझोगे कैसे? पुरुष हो तो पुरुष तत्व का अहम तो होगा ही। किसी औरत का छलनी आत्मसम्मान तुम्हें कैसे दिखेगा? घर वाले चाहे कितना भी प्रताड़ित करते, अगर पति ने मेरा साथ दिया होता तो मैं सारी प्रताड़ना भुला देती। लेकिन जब मेरे पति ने अपनी शराफत छोड़कर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर मेरे सामने बेहयाईपूर्ण प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार एक छत के नीचे अगर मैं दूसरी औरत के साथ उसको बांटूं तो मेरी रोटी, कपड़ा और मकान का समस्या हल हो जाएगी, तो सोचो क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर। सैकड़ों नस्तर जैसे एक साथ मेरे दिल पर उतर गए थे, जो मेरी आत्मा तक को छलनी कर गए। औरत का अपने पति के जीवन में क्या इतना ही अस्तित्व है? वह बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन मात्र है। बच्चा है तो उसको अस्तित्व पति के जीवन में है, वरना इस एक कारण मात्र से ही पति उसके सारे प्यार और गुणों को भुला देता है। मैं हरीश से कितना प्यार करती थी, उसकी उन्नति, सफलता और उसकी दीर्घायु के लिए कितने ही व्रत त्यौहार करती, मंदिरों में प्रार्थना करती। उसके बाद मुझे क्या मिला? अपने रिश्तेदारों के बीच तिल तिल मरने के लिए मुझे छोड़कर मेरा रक्षक, मेरा भवतारक, वो मेरा पति दूर खरा मुझे टूटता, हारता और अपमानित होते देख रहा था। उसका प्रेम अब अहंकार में बदलता जा रहा था। सच कहूँ केशव, तो मैं तब न उसके साथ रहना चाहती थी न अब। वह तो यह सोचकर खुश हो रहा था कि मैं सुविधा भोगी थी, इसलिए घर छोड़कर दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहती थी। वह यह नहीं सोच सका कि जरूरत से ज़्यादा अत्याचार औरत को साहसी और कठोर बना देता है। मैं अपमान, दुख और बदले की आग में झुलसती उसकी दूसरी शादी में पूर्णतः बाधक बनी, उसके मंसूबे पर पानी फेर रही थी। इसी कारण से घोर प्रताड़ना का सामना भी साहस से कर रही थी। मेरी एक कमजोरी उसकी ताकत बन गई थी, जिसके बदले वह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। आज उसकी कमजोरी यानी उसकी संतान मेरी ताकत बन गई है, जिसे मैं उसे कभी छूने नहीं दूंगी। उसके झूठे चरित्रहीनता के आरोपों को मैंने कोर्ट में सच्चा बना दिया है, जो हमारे तलाक का कारण बनेगा, और यह तलाक अब होकर रहेगा। वह शौक से दूसरी शादी कर अपना घर बसा ले और भूल जाए मुझे और अपने अनजन्मे शिशु को, जो अब मेरे जीने का मकसद है। विवाह के मंत्रों को पढ़कर जाने एक स्त्री पुरुष 7 जन्मों के बंधन में नहीं बंध जाते। इस संबंध को निभाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है एक दूसरे के लिए दिल में समर्पित प्यार और विश्वास का होना। लेकिन हरीश ने तो मेरे विश्वास को ही छला था। मैं कहती हूँ केशव, अगर कोई दूसरा जन्म होता भी है तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरा किसी भी जन्म में हरीश के से सामना ना हो। अपना घर मैं खुद बनाऊंगी अपने बलबूते पर। एक अंतिम गुजारिश है, जो उस तक पहुंचा देना, उसे कहना कि आगे वह किसी और औरत के साथ ऐसा ना करे। किसी भी स्त्री को अपने जीवन में अपने ही घर में पराया ना बनाए, क्योंकि भले ही उस घर को बनाने में पुरुष ने पैसे खर्च किए हों, पर उसके कण कण में स्त्री की पूरी असीमता जुड़ी होती है। मैं चाहकर भी निशा भाभी को वापस लौटने के लिए नहीं बोल पाया। आखिर औरत हमेशा दूसरे के इशारे और दूसरों की मर्जी से ही क्यों जिए? हरीश की तरह मेरे लिए स्त्री स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ कागजी नहीं थी। मैं वहाँ से उठते हुए बोला, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो। जीवन में आपको कभी भी किसी सहायता की ज़रूरत हो तो निसंकोच मुझे याद कीजिएगा। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके साथ है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।